हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमिक लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आइकन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, वो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस का ही सेकंड पार्ट है। यानी जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जियोमॉर्फिक के इरोजन के जरिए बनने वाले लैंडफॉर्म्स जो यंग स्टेज में बनते हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ था, और तकरीबन 6 ऐसे डायग्राम्स हैं जिसे मैंने बताया था यहाँ पर, जो इरोजन के जरिए बनता है। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो जियोमॉर्फिक का ही है और रिवर के जरिए ही है। यानी रिवर के जरिए जो दूसरा अमल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो शक्लें बनती है, जो जियोमॉर्फिक का फेस आता है, जो जियोमॉर्फिक के प्रोसेस होते हैं, और वो जो नक्शा बनता है, जो शक्लें बनती है, जो शेप बनता है, जो लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होता है, वो क्या है। तो जो दूसरा मरहला है वो आपका मिडिल स्टेज है, जहाँ पे नदी काम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का। नदी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और नदी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो शक्लें बनाती है, जो जियोमॉर्फिक बनाती है, वो मुख्तलिफ तरह के हैं। जैसे इसमें कभी कभी मेंडरिंग आता है, ऑक्सबो लाइक भी आता है, बैल की नाल वाली झील, मेंडरिंग यानी घुमावदार रास्ता, और जो तीसरा है वो फ्लड प्लेन है यानी सैलाबी मैदान है। यानी ये 3 नक्शे ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सेकंड स्टेज में, यानी सेकंड स्टेज बोल सकते हैं उसको हम लोग, दरमियानी मरहला, वहां पर बनता है। बट कभी कभी ये क्वेश्चन है कि जो मेंडर है और ये जो फ्लड प्लेन है और ये जो तमाम चीजें बन रहे हैं, ये कभी कभी सेकंड स्टेज में भी बनता है और कभी कभी फर्स्ट स्टेज में भी बनता है, और कभी कभी सैलाबी मैदान को हम लोग फाइनल स्टेज यानी ओल्ड स्टेज में भी नोट करते हैं। इसीलिए जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है ये नदी शुरू से लेकर आखिर तक करती है, और इसमें जो शक्लें बनती है वो कभी फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है, कभी सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है, और कभी लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सारे सिलेबस में, बहुत सारे बुक में ट्रांसपोर्टेशन के काम को बेहतर तौर पर नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है कि ये जो शक्लें हैं वो बनती कहाँ पर है। फिर भी चूंकि ये ट्रांसपोर्टेशन रिवर का एक वर्क है और इसके जरिए जो शक्लें बनती है वो मुंदरजा झेल है, जो आपको 1 बाय 1 बोर्ड पर बताया जाएगा। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड पे बना हुआ है कि लाइन फॉर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है रिवर के जरिए, कहाँ पर, मिडिल स्टेज में, यानी ट्रांसपोर्टेशन वर्क के जरिए, नदी के ट्रांसपोर्टेशन ही बहाव के काम के जरिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि नदी जो बहाव का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो इसके सोर्स से लेकर मौत तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक अपना बहाव का काम करती है। बट चूंकि पर्टिकुलरली सेकंड स्टेज में, मिडिल स्टेज में नदी बहाव का काम ज्यादा करती है, जिसको वहां पर नोटिस किया गया है, और जिसके जरिए वहां पर मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनती है, मुख्तलिफ तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वो लैंडफॉर्म्स क्या है, आप लोग देखिए। जो पहला लैंडफॉर्म्स है मेंडर है। आप देख रहे हैं इस पिक्चर पे कि एक नदी की शुरुआत होती है और नदी बहना शुरू कर रहा है, लेकिन जब नदी बहता है और नदी जब मिडिल स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में आता है, तो नदी का रफ्तार पहले स्टेज के मुकाबले यानी माउंटेन स्टेज के मुकाबले कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि नदी पे आने वाले, नदी के रास्ते में आने वाले रुकावटें, वो रुकावटें क्या है, हार्ड स्टोन यानी हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक तो कट जाता है, लेकिन हार्ड रॉक क्या होता है, अपने मुकाम पर कायम रहता है, अपने प्लेस पर कायम रहता है। तो नदियां क्या करती है, नदी का काम क्या है, वो अपना रास्ता खुद तलाश करती है। वाटर का भी ये पहचान है, वो अपना रास्ता खुद तलाश करती है, और वह रास्ता तलाश करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचती है, यानी समुद्र तक पहुंचती है, जहां पर उसको गिरना होता है। जैसे वो बे ऑफ बंगाल भी हो सकता है, और वो बहर अरब भी हो सकता है, अरेबियन सी भी हो सकता है। यह हिंदुस्तान के लिए है। अभी जब ये नदियां बह रही है, रास्ते में सख्त चट्टान है, नदी क्या करेगी, वहां से घूमेगी और घूमकर अपना रास्ता तलाश करेगी, जो रास्ता उसके लिए इजी वे होगा। तो नदियां इस तरह सख्त चट्टान को बाइकआउट करते हुए, इग्नोर करते हुए, ये मेंडरिंग वे में बहती है, मतलब घूमता हुआ सांप की तरह। तो इस तरह एक नक्शा बन जाता है। जो ये नदी है स्ट्रेट होता था पहले, अभी क्या हो गया, वो बिल्कुल सांप के जैसा मेंढर के टाइप का होता है। और नदी के दूसरे मरहले में बनने वाले इसी घुमावदार रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग, मेंढर कहते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि अभी जो डिस्कशन ऑफ टॉपिक चल रहा है वो लाइन फॉर्म का ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बनने वाली शक्लें हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, पहला जो आपने टॉपिक देखा वो मेंढर था, यानी नदी का घुमावदार रास्ता। ये दूसरा जो टॉपिक है वो मेंढर से रिलेटेड है, यानी अगर मेंढर नहीं बनेगा तो दूसरा वाला टॉपिक का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, दूसरा वाला लैंडफॉर्म का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब वो दूसरा लैंडफॉर्म क्या है आप देख सकते हैं, ऑक्सबो लाइक, यानी बैल की नाल वाली झील, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लाइक। ये कब बनता है और कैसे बनता है,
जब नदी मेंडरिंग होना शुरू करती है, जब नदी घुमावदार रास्ते को डिसाइड करती है और उसी को होते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो कभी कभी क्या होता है कि घुमावदार रास्ता बिल्कुल घुमावदार हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दो चीज बहुत ज्यादा बैंड होगा, बहुत ज्यादा घूमेगा, तो उसका आखिर से आपस में मिलेगा। तो अगर एक रिवर इस तरह से बैंड हो रहा है तो फिर क्या होगा, आखिर से आपस में मिलेगा। तो नदी ये बैंड होना शुरू हुआ, बैंड होना शुरू हुआ, तो आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये यहाँ से आ रहा, फिर ये दोबारा यहाँ से, फिर दोबारा यहाँ से, फिर दोबारा यहाँ से, ये आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। जब ये आपस में मिलेगा तो नदी ये रास्ता को क्यों इख्तियार करेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चलाएगा। तो ये जो हिस्सा ये क्या होगा, कट जाएगा ना यहाँ से। तो देखिए नदी आ रहा बहता हुआ, अभी यहाँ पर भी वही हालत हुआ। हालत क्या हुआ कि घुमावदार रास्ता इतना ज्यादा हो गया कि ये रास्ता और ये रास्ता क्या आपस में मिल गया। तो नदी अब इसको छोड़कर क्या हुआ, सीधे रास्ता को इख्तियार कर लिया, और ये जो पानी का हिस्सा है ये क्या हुआ, बिल्कुल नदी से अलग हो गया। अब चूंकि इसमें पानी है तो वो हिस्सा जहाँ पर पानी जमा होता है वो तालाब है ना, वो तालाब है। बट तालाब आर्टिफिशियल भी होता है, बट ये जो झील है ये कहाँ बना है, नदी के बगल में, यानी ये हिस्सा नदी का है बट क्या है, नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखने में बैल की नाल, नाल किसको बोलते हैं, देखिए जो बैल होता है ना उसका जो सर के पास का जो पिट्ठा होता है, जो नाल होता है, वो बिल्कुल ऐसा राउंड होता है। तो ये देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल इस तरह राउंड के जैसा लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैल की नाल वाली झील। जो कहां से आता है, इट्स कम फ्रॉम मेंडर, यानी रिवर का अगर मेंडरिंग का प्रोसेस होगा तो ज्यादा मेंडरिंग होने की वजह कर जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपस में मिल जाएगा और एक हिस्सा कट कर बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो झील का तश्कील करेगा। और इसी झील को, इसी लेक को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सबो लेक। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अभी ट्रांसपोर्टेशन का जो नदी का काम है उसके जरिए दो तरह के लैंडफॉर्म्स का मैंने अभी डिस्कशन किया, जिक्र किया। पहला जो लैंडफॉर्म था वो आपने देखा कि मेंडर था और दूसरा ऑक्सबो लेक था। तीसरा आपके सामने है फ्लड प्लेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म फ्लड, फ्लड क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, फ्लड को आप लोग आम लफ्जों में सैलाब बोलते हैं, और अगर ज्योग्राफी के टर्म में देखते हैं तो जब भी किसी भी आसपास के इलाके में नदी का जो इलाका होता है, जो किनारा होता है, अगर वहाँ पानी भर जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। यानी जब भी नदी में पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो नदी का जो पानी है वो बिल्कुल फैल जाएगा, नदी चौड़ा हो जाएगा और पानी दूर तक चला जाएगा, जिसकी वजह कर क्या होता है कि नदी अपने साथ जो लोड लाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड। तो आपको बता दें कि ज्योग्राफी के टर्म में नदी अपने कटाव के जरिए जो सेडिमेंट्स, जो पेडिमेंट्स, जो बाकियात या फिर जो ज़रात बोल सकते हैं, कट छट कर बहा कर लेकर आती है और जो पानी के साथ बहता है उसी मादे को लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। और जब ये लोड, वो मादा पानी के साथ साथ दोनों किनारों पर फैल जाता है और उसके फैलने के वजह कर जिस मैदान की तश्कील होती है उस मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन या सैलाबी मैदान। और आपको बता दें कि ये जो मैदान होता है बिल्कुल जरखेज होता है और ये काश्तकारी के लिए, इट्स बेटर फॉर एग्रीकल्चर, ये काश्तकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस तरह के इलाके में आबाद है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि जो मेरा लास्ट डिस्कशन ऑफ टॉपिक था वो क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए नदी जो काम करती है और उसके लिए शक्लों को तश्कील करती है, उसके बारे में डिस्कशन था, नक्शे के जरिए बयान किया गया। आप लोग सारे को नोट कर लीजिए। ये जो लास्ट रिवर का काम है, पहला काम क्या था, इरोजन का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का, और ये थर्ड वर्क ऑफ रिवर है वो क्या है, डिपोजिशन। यानी नदी जो तीसरा काम करती है और आखिरी मरहले में करती है, ओल्ड स्टेज में करती है, वो काम क्या है, डिपोजिशन का है, जमाव का है। यानी जब नदी अपने आखिरी मरहले पर आती है तो नदी की रफ्तार सुस्त हो जाती है, नदी की रफ्तार कम हो जाती है। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि जमीन का जो ढाल है, द स्लोप ऑफ लैंड है, वो क्या होता है, बिल्कुल हमवार हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है। हमवार होने की वजह कर पानी का रफ्तार क्या होता है, कम हो जाता है। और जब पानी का रफ्तार कम होगा तो जाहिर सी बात है कि नदी के साथ जो लोड आ रहा है, जो सेडिमेंट्स आ रहा है, जो पेडिमेंट्स आ रहा है, वो क्या होगा, वो तो अब साथ नहीं बह सकता ना। तो वो जाहिर सी बात है कि नदी अपने आखिरी मरहले में जमाव काम शुरू करेगी और नदी क्या होगा, पहले वो चौड़ा तभी वो सिकुड़ना शुरू करेगा, अभी वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और वो पतले होकर क्या करेगा, नदी में गिर जाएगा, सॉरी समंदर में गिर जाएगा, यानी अपना आखिरी मरहले को पूरा करेगा। तो नदी जमाव के जरिए जो शक्लों की तस्कीर करती है, जो लैंड फॉर्म बनाते हैं, वो बहुत तरह के हैं। पहला जो लैंड फॉर्म है आप लोग सुने होंगे, फेमस
डेल्टा। डेल्टा के बारे में हम लोग सबको जानते हैं, डेल्टा क्या है, डेल्टा की शक्लें कैसी होती है, डेल्टा कितने तरह का होता है। अब ये डेल्टा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हिंदुस्तान में डेल्टा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो डेल्टा है, जिसको हम लोग गंगा का डेल्टा बोलते हैं या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पाया जाता है, ये सुंदरबन का डेल्टा भी कहलाता है, और ये सुंदरबन के इलाके में पाया जाता है। और ये एक ऐसा डेल्टा है जो खलीज बंगाल से जुड़ा हुआ है, यानी बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो मेरा डिपोजिशन लैंडफॉर्म है वो पहला क्या है, डेल्टा। आप देख रहे हैं कि एक नदी का नक्शा बना हुआ है। अब मान लेते हैं ये नदी गंगा है, क्या है, गंगा नदी है। गंगा नदी गंगोत्री से निकली है और ये निकलकर अपने पहाड़ी मरहले को कंप्लीट करती है, अपने दरमियानी मरहले को कंप्लीट करती है, और इसका जो आखिरी मरहला है वो कौन सा मरहला है, डेल्टा का मरहला, या ओल्ड स्टेज बोल सकते हैं, डेल्टा स्टेज बोल सकते हैं, या लास्ट स्टेज बोल सकते हैं। जब ये आखिरी मरहले पे आती है तो आपको मैंने एक लॉजिक दिया था कि एक नदी का जो बहाव होता है ना, नदी का बहाव इंसान की जिंदगी के जैसा होता है। जिस तरह इंसान जब अपने जवानी के आलम में होता है, जवानी के दौर में होता है, तो अपने ताकत का इस्तेमाल करता है, और ताकत का इस्तेमाल करके वो जो भी हासिल करना चाहता है उसको हासिल करता है। वो चाहे किसी को नुकसान पहुंचाता है या किसी को जोड़ता है, किसी को तोड़ता है, वो ताकत इस्तेमाल करके अपना अचीवमेंट को हासिल करने की कोशिश करता है कि उसके पास क्या है, मेन चीज क्या है, पावर है। तो जब नदी अपने फर्स्ट स्टेज में रहती है तो पावर का इस्तेमाल करती है, रफ्तार का इस्तेमाल करती है। दूसरे स्टेज में आती है तो भी वो कई हद तक इसको बरकरार रख पाता है, लेकिन जब आखिरी मरहले पर आता है, जिस तरह इंसान अपने आखिरी मरहले पर आता है तो क्या, उसका एज भी हो गया, वो बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, वो ओल्ड हो गया है। अब उसके अंदर वो ताकतें नहीं है कि वो किसी का सामना कर पाए और किसी के लिए कुछ कर पाए। तो जब आखिरी मरहले में नदी आता है और जब आखिरी मरहले में इंसान का वक्त आता है तो वो क्या करता है, दुनिया के तमाम झमेला को, दुनिया के तमाम उलझन को छोड़कर वो खुद के लिए सोचता है कि अब करना क्या है, और वो एक घर के कोने में बैठ जाता है और उसे क्या चाहिए, अभी आराम चाहिए। सेम थिंग है, जब रिवर अपने आखिरी मरहले पर आता है तो अब ना वो फैलता है और ना ही किसी को काटता है, ना किसी को छाटता है, बल्कि वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, यानी नदी का जो आखिरी एरिया होता है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या करता है कि नदी सिर्फ चाहता है वो किसी तरह से समुद्र में गिर जाए, वो किसी भी तरह से जहां से वो शुरू हुआ था सोर्स से वो मौत में आकर मिल जाए, अपने दहाने पर खत्म हो जाए। तो नदी क्या करती है, चूंकि रफ्तार कम है, पानी भी कम हो गया है, तो जिस तरह इंसान अपने आखिरी मरहले में इस दुनिया को छोड़कर जाता है और अपना जितना भी संपत्ति है, जितना भी मनी है, जितना भी उसके पास जायदाद है, जो भी पैसा है, वो बिल्कुल उसको छोड़कर चला जाता है, किसके लिए, जो यहाँ पर है। सेम थिंग नदी जब अपने आखिरी मरहले पर आती है तो नदी क्या करती है कि अपने साथ लाए हुए बाकियात को, अपने साथ लाए हुए लोड्स को, अपने साथ लाए हुए पेडिमेंट्स को लेकर नहीं जाती, बल्कि अपने दहाने पर जमा कर देती है, और खुद पतले पतले धारों की शक्ल में, खुद पतले पतले नैरो स्ट्रीम के शक्ल में अलग अलग बहने लगती है, क्योंकि अब वो रास्ता ढूंढता है। उसको मालूम है कि अब मेरे पास वो एनर्जी नहीं को एक साथ होकर हम दोबारा काट के किसी को निकलेंगे, वो काट कर नहीं निकलती, बल्कि पतले पतले धारों की शक्ल में अब वो समुद्र में गिरना शुरू करती है। जिसकी वजह कर क्या होता है कि नदी के आखिरी मरहले में बीच बीच में खुश्की का हिस्सा मौजूद होता है, क्योंकि ये चैनल यहाँ चलाया, ये पानी के चैनल यहाँ चलाया, ये पानी के चैनल यहाँ पर चलाया, तो डिफरेंट वाटर चैनल्स इस तरह से मैंने फुट बट डेल्टा के टाइप का हो जा रहा है। तो ये क्या है, मेरा देखने में मुसल्लस है, तो ये बिल्कुल क्या हो जा रहा है, ट्रायंगल शेप हो जा रहा है, यानी ये खुश्की, ये पानी, ये खुश्की, ये पानी। तो नदी के आखिरी मरहले में जो ट्रायंगल शेप बनता है और वो मैदान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है जो कि ओल्ड स्टेज में नदी के जमाव के जरिए रिवर डिपोजिशन के जरिए जो बनता है वो आपका क्या है, एस्चुआरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग इसमें क्वेश्चन रेज करते हैं कि डिपोजिशन का तो फेस नहीं है, डिपोजिशन से तो नहीं बन रहा है, बट ये बिल्कुल सही है कि डिपोजिशन से नहीं बन रहा है, बट ये जब भी नक्शा बनता है तो इसमें डिपोजिशन का हाथ होता है, यानी बगैर डिपोजिशन का एस्चुआरी बिल्कुल नहीं बन सकता है। ये क्या है, एस्चुआरी यानी कैफ नुमा खाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, कैफ नुमा खाड़ी, एस्चुआरी को उर्दू में क्या बोलते हैं, कैफ नुमा खाड़ी। अब ये है क्या, इसके लॉजिक को समझिए। ज्योग्राफी में कैफ नुमा खाड़ी किसे बोला गया है, ये कब बनता है, क्यों बनता है, इसका बनने का रीजन क्या होता है, वो आपको समझना है। तो ये रिवर का ओल्ड स्टेज में बनने वाला एक फेस है, एक शक्ल, एक नक्शा है, जिसको हम लोग एस्चुआरी बोलते हैं, कैफ नुमा खाड़ी बोलते हैं। रिवर बहना शुरू हुआ, दूसरे मरहले में बहाव काम किया, तीसरे मरहले में आया। तीसरे मरहले में चाहे कुछ भी हो, नदी जमाव तो करेगा, और जब नदी जमाव करेगा तो डेट्स को डिपोजिशन। अगर नदी जमाव कर रहा है तो वही तो डिपोजिशन है। अगर नदी जमाव कर रहा है और उसी मरहले में एस्चुआरी बन रहा है, इसका मतलब क्या, वो डिपोजिशन का ही पार्ट है।
तो डिपोजिशन के पार्ट में एस्चुआरी है क्या, कैफनुमा खाड़ी है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि कैफनुमा खाड़ी एस्चुआरी डेल्टा का अपोजिट है। नदियां दो तरह की होती है, एक नदियां डेल्टा बनाती है और एक नदियां एस्चुआरी बनाती है। डेल्टा कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब याद देख रहे हैं कि एस्चुआरी यानी कैफनुमा खाड़ी कैसे बनता है। तो नदी जब अपने आखिरी मरहले पे आती है तो नदी जमाव काम शुरू करती है किनारे पर और ये जमा हुआ, लेकिन इस वक्त अगर समंदर में सी में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आता है। टाइड्स क्या होता है आपको मालूम है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है, दैट्स कॉल्ड टाइड। और जब समुद्र का पानी नीचे गिरता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और जब इसको हम लोग मजमुआ तौर पर कंबाइंडली बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, ज्वार एंड भाटा। तो ज्वार भाटा होता है तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि नदी का समुद्र का पानी नदी में आ जाता है, समुद्र का पानी नदी में आ जाता है, यानी वहां पर क्या बनने वाला है, वहां पर एक हिस्सा बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल बोर। क्या बोलते हैं, टाइडल बोर। यानी ये मीठा पानी, ये कौन सा पानी है, नदी का स्वीट वाटर है यानी फ्रेश वाटर है। और ये सर क्या है, सैलिन वाटर। समुद्र का कौन सा पानी है, नमकीन पानी, सैलिन वाटर है। और जब समुद्र का पानी नदी में दाखिल होता है तो वहां पर एक वॉल की तश्कील होती है, एक इकोटोन की तश्कील होती है, यानी एक ट्रांजिशन जोन की तश्कील होती है। वो मेरा इलाका ऐसा होता है जहां पर मीठा पानी और नमकीन पानी आपस में मिल जाता है। अब ये भाटा का, ये ज्वार का टाइम है जब पानी समंदर से नदी में आया, बट अभी शाम होना है और शाम होने के बाद भाटा भी होगा यानी एप्स भी होगा, पानी डाउन भी होगा। जब समुद्र का पानी वापस जाता है समुद्र में तो क्या होता है कि अपने साथ वो तमाम पेडिमेंट्स को ले जाता है जो नदियां जमा करती है किनारों पर, वो जमा कर रहा है। लेकिन अगर टाइड्स आ गया तो क्या होगा, ये इसको बहाकर ले जाएगा। अगर ये बहाकर नहीं ले जाता तो टाइड बनता, सॉरी तब वो वहां पे डेल्टा बनाता। लेकिन वो बहाकर उसको जब ले गया ना, जब ये बहाकर ले गया तो जब ये बहाकर ले गया तो क्या हुआ, ये जो हिस्सा यहाँ जमाव का था ये क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, बहकर चला गया ना, ये हिस्सा बहकर चला गया। अब क्या है कि नदी का जो किनारा था पहले वो पतला था, नैरो था ना, अभी क्या हुआ, दोबारा वो क्या हुआ, चौड़ा हो गया ना। तो नदी के आखिरी महल में पाए जाने वाले इसी चौड़े रास्ते को एस्चुआरी या कैफनुमा खाड़ी कहा जाता है। यानी अगर ज्वार भाटा आएगा तो एस्चुआरी की तश्कील होगी और ज्वार भाटा नहीं आएगा तो डेल्टा बनेगा। क्लियर है? हिंदुस्तान में दो तरह की नदियां हैं, एक वेस्ट फ्लोइंग है, एक ईस्ट फ्लोइंग है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुआरी बनाती है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती है, मिसाल के तौर पर गंगा। और जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो एस्चुआरी बनाती है, वो मिसाल के तौर पर नर्मदा और ताप्ती। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो तीसरा ओल्ड स्टेज का जो लैंडफॉर्म है जो रिवर के डिपोजिशन के लिए बनता है वो नेचुरल लेवेज है। नेचुरल लेवेज क्या है, जनरली आप बोल सकते हैं इसको ऊंची जमीन। क्या है ये, ऊंची जमीन है। अब ये ऊंची जमीन नदी के आखिरी मरहले में क्यों बनता है, अब आप देखा जाए तो ऊंची जमीन बहुत तरह का होता है, बट यहाँ पर जो ऊंची जमीन से मुराद है वो नेचुरल लेवेज है। ये बनता कैसे है, तो आपको मालूम होगा कि नदी जो आखिरी मरहले में जमाव काम करती है, और जब जमाव काम होता है तो नदी का जो किनारा होता है, जो टू साइड होता है, जो लिटरल एरिया होता है, ये जो किनारा होता है, यहाँ पर जो तिलछट है, जो भी सेडिमेंट्स एंड पेडिमेंट्स है, वो क्या होता है, जमता रहता है। जमने की वजह कर जब ये अमल मुसलसल चलता रहता है तो साल, 2 साल, 10 साल, कई साल में ये जो किनारा है वो आसपास के जमीन के मुकाबले काफी बुलंद हो जाता है, आसपास के जमीन के मुकाबले काफी बुलंद हो जाता है। और इसी बुलंद जमीन को जो नेचुरली बना है, कैसे बना है, नेचुरली बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवी बोलते हैं। यानी अगर नदी के किनारे कोई भी शहर आबाद है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कौन सा इलाका होगा, नेचुरल लेवी का इलाका होगा। मिसाल के तौर पर पटना, पटना एक ऐसा शहर है जो नेचुरल लेवी में आबाद है, क्योंकि उसका जो इलाका है वो नदी के उस किनारे पर वाक़ है जो नेचुरल लेवी के हिस्से में आता है, क्योंकि वहां की जमीन आसपास की जमीन के मुकाबले ऊंची होती है। और ये इलाका छोटा नहीं होता है, ऐसा मत समझिए कि ये एक नैरो हिस्सा होता है, स्टैंड वॉल के टाइप का होता है, नहीं, बल्कि एक मैदान की तरह होता है और काफी दूरी तक इसका हिस्सा ऊंचा रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवी बोलते हैं। स्टूडेंट आपने देखा कि एक नदी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जब करती है तो 3 तरह के काम को अंजाम देती है और 3 मरहले के जरिए देती है। ये 3 मरहला, 3 काम मुख्तलिफ तरह के शक्लों को तश्कील करती है, डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म को डिस्कवर करती है, फॉर्म करती है, जिसके वजह कर एक जियोमॉर्फिक कनेक्शन बन पाता है। और आज दुनिया में, हिंदुस्तान में, दुनिया के हर एक कोने में, हर एक बड़े आजम में जितनी भी तरह के मैदाने, जितनी भी तरह के माउंटेन्स,
जितने भी तरह के डेल्टाज का फॉर्मेशन हुआ है वो इसी अमल के जरिए हुआ है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। थैंक यू। आप लोग एक काम कीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये माध्यमिक के लिए जो आप लोग एग्जाम होने वाला है 2021 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो इस बार का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिवर का ही वर्क है। आप लोगों को ग्लेशियर के बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि आप लोगों के एग्जाम में ग्लेशियर से लॉन्ग क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इसी चैप्टर के तीनों वर्क को, इसी चैप्टर के रिवर्स के तीनों वर्क को, तीनों स्टेज को डीपली पढ़ना है। और मोस्ट प्रोबेबली इरोजन और डिपोजिशन से एक क्वेश्चन 10th के लिए रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट करें और नोट करने के साथ साथ इसका डायग्राम को प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स मिले।